हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य विजन। आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड जियोग्राफी से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे और हमारे टॉपिक का नाम होगा ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन, आर्द्रता एवं वर्षण। तो इसमें से हम सबसे पहले ह्यूमिडिटी वाले पार्ट पर चर्चा करेंगे और विस्तार से करेंगे। ठीक है माय डियर फ्रेंड, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमारे एटमोस्फेरिक जो जियोग्राफी का एक मेन ब्रांच है ना, जिसमें हम एटमॉस्फेयर के बारे में ही पढ़ते हैं। एटमॉस्फेरिक स्टडी बोलते हैं उसमें। उसमें से एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। आज की वीडियो में इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, करते हैं अपने टॉपिक की स्टार्टिंग। ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को हिंदी में हम आर्द्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्द्रता। ह्यूमिडिटी को हम हिंदी में आर्द्रता कहते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में समझते हैं आर्द्रता क्या होती है। तो वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता की सिंपल डेफिनेशन है, जो भी कोई एयर होती है उसमें जो प्रेजेंस वाटर वेपर्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो इसकी सरल सी परिभाषा आप उसको याद रख लेना। क्या? वायु में उपस्थित या प्रेजेंट, वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, जलवाष्प की मात्रा। तो सिंपल सी लैंग्वेज में बोलो, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर। कोई भी एयर है माय डियर फ्रेंड, कोई भी एयर, उसमें जो वाटर वेपर्स होते हैं, जो नमी होती है, उसकी नमी की उपस्थिति को या जलवाष्प की उपस्थिति को हम क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, वर्षा के मौसम में हम कहते हैं कि वायु में ज्यादा नमी है। ठीक है, अगर वायु में अधिक नमी होती है तो ये भी ह्यूमन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। अगर वायु में नमी नहीं होती है तो ये भी ह्यूमन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। तो रिलेटिव माना गया है कि जो तो एयर में जो प्रेजेंस वाटर ह्यूमिडिटी की मात्रा होनी चाहिए वो 60% के आसपास होनी चाहिए। तो आपको ह्यूमिडिटी के बारे में पता लग गया। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। तो क्वेश्चन ये उठता है कि जो वायु होती है इसमें जो जलवाष्प होते हैं ये कहाँ से आते हैं? जो जलवाष्प होते हैं, जो वाटर वेपर्स होते हैं, ये कहाँ से आते हैं? तो इसका जवाब होता है ये वायु में जो जलवाष्प की जो मात्रा होती है वो वाष्पीकरण की प्रक्रिया से आती है। किसकी प्रक्रिया से आती है? वाष्पीकरण की प्रक्रिया से या इवेपोरेशन से आती है। इवेपोरेशन से। बात क्लियर हुई? जैसे कि ये आपकी एयर है, अगर लेट्स सपोज ये आपका वाटर सरफेस रीजन है। क्या है ये? वाटर सरफेस रीजन है। तो सनरेज आएगी, सोलर रेडिएशन आएगी, सोलर रेडिएशन इस वाटर को गर्म करेगी, जिस वजह से ये गर्म होकर आरोहित होंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे और एक निश्चित ड्यू पॉइंट के बाद जाने पर ये जो वाटर वेपर्स होते हैं ये वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं। हम आगे पढ़ेंगे उसके विषय में। ठीक है, तो जो ये वायु वाष्पीकरण की प्रक्रिया से जो वाटर वेपर्स होते हैं ये वो एयर में प्रेजेंस होते हैं। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो वाटर वेपर्स को एयर में प्रेजेंस करने के लिए होते हैं? अब हम उन फैक्टर्स पर डिपेंड चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको मोटी मोटी बात पता लगी होगी कि ह्यूमिडिटी क्या होती है। तो वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो वायु में जो जलवाष्प होते हैं किसकी प्रक्रिया से आते हैं, कौन से प्रोसेस से आते हैं? इवेपोरेशन के प्रोसेस से आते हैं। ठीक है, वायु में जलवाष्प जलवाष्प कितनी मात्रा में जाएंगे या नहीं जाएंगे, इसको कौन कौन से कारक प्रभाव कर, कौन कौन से कारक इस पर इम्पैक्ट डालते हैं, कौन कौन से कारक इस पर प्रभाव डालते हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए, कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा का निर्धारण करते हैं? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ।
वायु में उपस्थित जलवाष्प या वाटर वेपर की मात्रा को निर्धारण करने वाले कारक। आप भी ऐसे ऐसे सोर्स वे में मिलाते रहना। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को निर्धारण करने वाले कारक कौन से हैं? पहला तो है तापमान, टेम्परेचर। मैं इंग्लिश हिंदी दोनों लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तापमान को इंग्लिश में हम बोलते हैं टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? टेम्परेचर। जो टेम्परेचर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इवेपोरेशन के, इवेपोरेशन के यानी वाष्पीकरण के। वाष्पीकरण के पहला तो यही है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर ज्यादा होने से इवेपोरेशन की दर भी अत्यधिक होती है, ज्यादा मात्रा में हो जाती है। पहला तो ये फैक्टर है। हम जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ज्यादा ही जो वाटर सरफेस से वाटर जो होते हैं वो इवेपोरेट होकर वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं। तो दूसरा फैक्टर कौन सा है? जलीय सतह। पहले तो समझिए फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। जलीय सतह के ऊपर वायु में प्रेजेंस वाटर वेपर्स की तरह ये भी एयर में प्रेजेंस वाटर वेपर्स को निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे? देखिएगा सेकंड पार्ट। पहला आपको समझ में आ गया। दूसरा क्या है? जैसे कि लेट्स सपोज ये कोई वाटर सरफेस है, जलीय सतह, और एक ये भी वाटर सरफेस है, ये भी वाटर सरफेस है। इस वाटर सरफेस के ऊपर जो वायु है, जो एयर है, इसमें जो है जलवाष्प की मात्रा अधिक है। इसमें जो है जलवाष्प की मात्रा क्या है? अधिक है, यानी वाटर वेपर्स की जो मात्रा है अधिक है। और एक ये वाटर सरफेस है, इसमें जो इसके ऊपर जो वाटर वेपर एयर है उसमें वाटर वेपर्स की मात्रा कम है। तो किस क्षेत्र में, कौन से वाटर सरफेस में, कौन से जलीय सतह में इवेपोरेशन की दर अत्यधिक होगी? तो इस वाले में जो होगा इवेपोरेशन की जो दर होगी ज्यादा होगी, इसमें जो है इवेपोरेशन की दर कम होगी। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो वाटर सरफेस है उसमें अत्यधिक मात्रा में वाटर वेपर्स है, और एक ये वो एयर है जिसमें वाटर वेपर्स बहुत ही कम है। मतलब हम कह सकते हैं ये एक ड्राई एयर है और ये एक ह्यूमिड एयर है। ये एक ह्यूमिड एयर है, आर्द्र वायु है, इसमें पहले से उपस्थित जलवाष्प है। तो जो शुष्क वायु होती है उसमें, शुष्क वायु में आर्द्र वायु की तुलना में जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा होती है, जबकि शीतल वायु में या आर्द्र वायु में जलवाष्प के धारण करने की क्षमता शुष्क वायु की तुलना में कम होती है। आप इस बात को याद रखिए, क्योंकि अभी हम आगे चर्चा करेंगे तो आपको वहाँ पर कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। दूसरा पॉइंट भी आपको क्लियर कि जलीय सतह के ऊपर जो वायु है उसमें कितने वाटर वेपर प्रेजेंट है। एक तो ये फैक्टर हो गया। तीसरा फैक्टर कौन सा है? तीसरा फैक्टर आपका पवन की गति। पवन की गति डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाष्पीकरण। अब ये कैसे हुआ, ध्यान से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। ये आपका कोई वाटर सरफेस है, जलीय सतह है। इस जलीय सतह के ऊपर सनरेज आई होगी, सोलर रेडिएशन आई होगी, जिस वजह से सूक्ष्म मात्रा में माइक्रो लेवल पर ही जो यहाँ की जो एयर होगी, ये क्या, कौन सी एयर होगी, इस एयर में क्या होएगा, आर्द्रता होएगी या नहीं होएगी? होएगी। अगर यहाँ से तेज पवन आए, एक दूसरी तेज पवन आए जो इस वाले पवन को यहाँ से विस्थापित कर दे, तो उस सिचुएशन में इवेपोरेशन की दर क्या होएगी? ज्यादा होएगी। ये आती रहेगी, ये आएगी और वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज होगी। तो हम कह सकते हैं जो पवन की गति और वाष्पीकरण में कैसा संबंध है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल संबंध है। बात समझ में आई? क्योंकि यहाँ से जो वाटर सरफेस होएगा इसकी कुछ दूरी पर ही
बहुत छोटी सी डिस्टेंस पर ही जो ह्यूमिड एयर होएगी और एक तेज गति आएगी, हाईली और कौन आएगी, जो कि इस आर्द्र वायु को विस्थापित करेगी और यहाँ से इवेपोरेशन की दर स्टार्ट होने लगेगी। बात क्लियर है? तो तीसरा है पवन की गति। अगर आप रेस्टोरेंट वगैरह में जाते होगे तो वॉशरूम में जाते होगे तो हैंड वॉश करने के बाद दोनों हाथ को इवेपोरेट करने के लिए एक मशीन होती है। अगर आप अपना हाथ वहाँ पर ऐसे करोगे तो वो मशीन चलने लगेगी, जिससे पवन की गति ज़्यादा होगी और आपके हाथ भी इवेपोरेट, आपके हाथ में जो प्रेजेंट जो वाटर वेपर्स होते हैं वे भी इवेपोरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो तीसरा बिंदु आपको ये याद रखना है। चौथा बिंदु कौन सा है? फोर्थ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, वाष्प दाब, वाष्प दाब और वायु दाब, और वायु दाब। वाष्पीकरण के लिए, वाष्पीकरण के लिए आप इसका मतलब समझ रहे हो? व्युत्क्रमानुपातिक संबंध है दोनों का। व्युत्क्रमानुपातिक का मतलब है ये बढ़ेगा तो ये कम होएगा। अगर किसी भी वाटर सरफेस पर या किसी भी जगह पर या तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा हो या इवेपोरेट प्रेशर ज्यादा हो, तो उस सिचुएशन में वाष्पीकरण की दर की प्रक्रिया कम हो जाती है। सबसे पहले तो आप समझिए वाष्प दाब क्या होता है। इसको बोलते हैं बच्चों इवेपोरेट प्रेशर, इवेपोरेट प्रेशर। और वायु दाब को बोलते हैं बच्चों एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इवेपोरेट दाब क्या होता है? जैसे कि कोई वाटर सरफेस है, इस वाटर सरफेस की प्रक्रिया में जो भी वायु, जितनी वायु का, जितनी वायु का आई मीन जितने वाटर सरफेस का वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हुआ है, उससे जो प्रेशर की रेट होता है उसको हम बोलते हैं इवेपोरेट। या इवेपोरेशन की प्रक्रिया में वायु में जितने वाटर वेपर्स ने एंट्री की है उसकी वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है उसको बोलते हैं हम इवेपोरेटिव प्रेशर। बात क्लियर है? तो जो ये इवेपोरेट प्रेशर अगर ज्यादा होएगा, अगर ये ज्यादा होएगा, अत्यधिक मात्रा में होएगा, तो सामान्य सी बात है कि इस वाटर को इवेपोरेट होने नहीं देगा, जिससे इवेपोरेशन की प्रक्रिया कम हो जाएगी। इवेपोरेट प्रेशर पता लग गया। जैसे ये वाटर सरफेस है, सनराइज आएगी, वे सनराइज इस वाटर को वाटर वेपर्स में कन्वर्ट करेगी, जिसको बोलते हैं हम इवेपोरेट प्रेशर। अगर ये इवेपोरेट प्रेशर अत्यधिक मात्रा में होएगा तो जो ये वाटर सरफेस होएगा इसका इवेपोरेशन नहीं होएगा। यही कंडीशन आप एटमॉस्फेयर में मान लीजिएगा। लेट्स सपोज ये जो वाटर सरफेस अर्थ के समीप होता है, नीचे थोड़ा सा नीचे होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो वहाँ पर एटमॉस्फेयर के 5 लेयर्स का प्रेशर ज़्यादा होता है। ये ट्रोपोस्फेयर, ये स्ट्रेटोस्फेयर, ये मेसोस्फेयर, ये आइनोस्फेयर और ये एक्सोस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स मिलकर इस वाटर वेपर इस पर क्या कर लगाएगी? प्रेशर क्रिएट करेगी। ठीक है, अब जैसे जैसे ये प्रेशर ज़्यादा होएगा, जैसे जैसे ये जैसे कि ट्रोपोस्फेयर की जो लेयर है ये ज़्यादा प्रेशर लगा रहे हैं, ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है जो हीट को लेकर चले थे, वे इनको आसानी से नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि वाटर वेपर्स, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है। जब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होएगा तो उस सिचुएशन में जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स हीट को लेकर चले हुए हैं, वे आसानी से बाहर निकल जाएंगे और उस सिचुएशन में इवेपोरेशन प्रोसेस आसानी से हो पाएगी। क्या आप ये समझ पाए? ठीक है, एक बार और बता देता हूँ मैं, ध्यान से समझना। वायु दाब और वाष्पीकरण में व्युत्क्रमानुपातिक संबंध कैसा है? मतलब है अगर वायु दाब बढ़ेगा तो इवेपोरेशन कम होएगा। ये आपका वाटर सरफेस है। वाटर सरफेस में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वे हीट एनर्जी को लेकर बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। जब इन पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होएगा, जब किसी दाब ज़्यादा होएगा, प्रेशर ज़्यादा होएगा, तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स जितनी भी हीट लिए इनको बाहर ले जाने में क्या होएगा? बाहर आसानी से नहीं ले पाएगा। आप ही खुद सोचो, अगर आप घर पर हो, आपके पापा आपके पास हो, तो क्या आप बाहर निकल पाओगे? नहीं निकल पाओगे, प्रेशर ज़्यादा है। ऐसे ही इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर नहीं निकल पाते। जैसे ही पापा बाहर जाते हैं तो आप तुरंत बाहर निकल जाते हो। जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है तो वैसे ही वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इवेपोरेट होने लग जाते हैं, हीट एनर्जी को लेकर चलने लगते हैं।
ऐसे इसमें अब समझ में आ गया। चलिए एक 4 पॉइंट लास्ट पॉइंट और देखिएगा। लवणता, सैलिनिटी, सैलिनिटी और इवेपोरेशन में कैसा संबंध है? डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर सैलिनिटी ज़्यादा है तो इवेपोरेशन क्या होएगा? कम होएगा, क्योंकि जो सैलिनिटी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखते हैं, जिस वजह से उसमें से इवेपोरेशन की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। और एक लास्ट में डिपेंड करता है, जैसे ही हम जलीय सतह का जलीय सतह को एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, एक्सपेंड ऑफ वाटर सरफेस, expand of water surface directly proportional to evaporation। समझ में आया? तो अभी तक की वीडियो में, अभी तक की चर्चा में हमने दो महत्वपूर्ण बात पर चर्चा की है। आर्द्रता क्या होते हैं और आर्द्रता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। कहीं आपको समझ में आ गया? अब हम आर्द्रता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे, जैसे कि हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के विषय में पढ़ेंगे, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी के बारे में पढ़ेंगे और रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में पढ़ेंगे। जो ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी होते हैं ये हमारे वर्षा कराने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इम्पोर्टेंट है। अभी हम इसके विषय में पढ़ते हैं। चलिए, इसका मतलब लास्ट वाले पॉइंट का मतलब था, अगर हम वाटर वेपर्स का या वाटर सरफेस का जितना ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे, जितना ज़्यादा फैलाएंगे उसको, उतनी ही अत्यधिक मात्रा में इवेपोरेशन की प्रक्रिया होती है। अब हेडिंग डाल लीजिएगा माय डियर फ्रेंड, क्या निरपेक्ष आर्द्रता, इसको बोलते हैं बच्चों एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, इसको बोलते हैं निरपेक्ष आर्द्रता। निरपेक्ष आर्द्रता क्या होता है? निरपेक्ष आर्द्रता किसी भी वायु में प्रेजेंस वाटर वेपर्स की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। सो सिंपल। क्या कोई भी एयर है, इस एयर में कितनी मात्रा में वाटर वेपर्स प्रेजेंस है, उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ये समझने के लिए हो गया। अब टेक्निकल समझो, ये इसका फॉर्मूला होता है क्या? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इक्वल टू एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इक्वल टू जलवाष्प की मात्रा, जलवाष्प की मात्रा अपॉन में आयतन, वॉल्यूम। ठीक है, एक बार इसकी परिभाषा सुनिएगा। दिए गए तापमान एवं आयतन पर, दिए गए तापमान एवं आयतन पर वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को ही हम बोलते हैं निरपेक्ष आर्द्रता। आपको एक सर्टेन टेम्परेचर दिया जाएगा या सर्टेन आपको वॉल्यूम दिया जाएगा, उस सर्टेन टेम्परेचर और वॉल्यूम में एयर में कितने वाटर वेपर्स प्रेजेंस है, इसको कहते हैं बच्चों हम निरपेक्ष आर्द्रता, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ठीक है, यदि हम टेम्परेचर में चेंजिंग करते हैं और टेम्परेचर में चेंज करने से अगर वॉल्यूम पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, तो उस सिचुएशन में भी जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है उस पर भी कोई प्रभाव नहीं होएगा। लेकिन प्रकृति में ये संभव नहीं है कि आप टेम्परेचर में वृद्धि करो और आयतन में परिवर्तन ना हो। तो अवश्य बात है, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो आयतन में भी वृद्धि होगी, जिस वजह से एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में भी बदलाव संभव है। बात समझ में आई? तो आपको ये परिभाषा याद रख लेनी है, एक बार लिख लीजिएगा अगर आप कॉपी पेन ले रहे हो तो। दिए गए तापमान एवं आयतन में जलवाष्प, दिए गए तापमान एवं आयतन पर वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं? निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं।
देखो जलवाष्प की मात्रा को हम किस में मेजरमेंट करते हैं, ग्राम में, आयतन को मीटर क्यूब में। सो हम कह सकते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को हम ग्राम पर मीटर क्यूब में मेजरमेंट करते हैं। बात स्पष्ट होगी, ठीक है। मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूँ, कई बच्चों ने लिखी नहीं होगी, बहुत ही लेजी है। सो मैं उनकी सुविधा के लिए इस परिभाषा को एक बार लिख देता हूँ। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है बच्चों, दिए गए तापमान एवं आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को ही निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। ठीक है, इसे ग्राम प्रति मीटर क्यूब में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, आप इस परिभाषा को लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। जैसे कि सपोज करो, मैं अभी एग्जांपल चलाता हूँ, आप इस परिभाषा को लिख लीजिएगा। लिख ली, चलिए। ये कोई वायु का पार्शल है, ये कोई एयर का पार्शल है। अगर मैं कहता हूँ कि भाई इस एयर के पार्शल में, ये जो एयर का पार्शल है, इसका जो वॉल्यूम है वो 20 ml है। कितना ml है, 20 ml है। बात स्पष्ट हुई। और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला क्या होता है भैया, वाटर वेपर्स प्रेजेंस इन एयर अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, अब आपको पता होगा कि जब हवा ऊपर की तरफ उठती है तो उसके टेम्परेचर में क्या आती है, कमी आती है। टेम्परेचर में कमी आने से हवा क्या होती है, फैलती है। फैलने से क्या होता है, उसके वॉल्यूम में, उसके आयतन में चेंजिंग होता है। अब जो ये एयर है, जो भी ये एयर है, आप समझ लीजिएगा इसका जो वॉल्यूम कितना है, 20 ml है। और हम कहते हैं कि भाई इसमें जो है 50 ग्राम वाटर वेपर्स है। कितने वाटर वेपर्स है, 50। आप 80 ले लीजिएगा, 80 ग्राम वाटर वेपर्स है। अगर हम मुझे इसके पूछे कि इसकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कितनी है, तो वो प्रेजेंस प्रेजेंस वाटर वेपर्स इन एयर कितने, हाउ मेनी, 80 ग्राम। और वॉल्यूम कितना है इसका, 20 ml। तो 0 से 0 तो 4 ग्राम। तो हम कह सकते हैं कि जो इसकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है वो कितनी होगी, 4 ग्राम होगी। बात समझ में, मतलब कि 20 ml तो इसका क्या है, वॉल्यूम है। और 80 ग्राम इसमें वाटर वेपर्स है, जो कि इसकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी 4 ग्राम होगी। एयर में जो प्रेजेंस है वो 4 ग्राम वाटर वेपर्स है। ठीक है, अब जैसे जैसे ये एयर ऊपर की तरफ उठेगी, ऐसे जाएगी, तो इसके जो वॉल्यूम में क्या होगी, कमी आएगी। 20 था तो में भी आगे 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा तो इसको काटेंगे तो ये 8 हो जाएगा। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कितनी हो जाएगी आपकी, 8 हो जाएगी। तो आपको क्या दिख रहा है कि जैसे जैसे एयर में, जैसे 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 वायु के तापमान में परिवर्तन होता है, तो वैसे वैसे ही वायु के आयतन में भी परिवर्तन होता है। वायु के आयतन में जब परिवर्तन होएगा तो ऑब्वियस है कि उसमें प्रेजेंस वाटर वेपर्स की मात्रा में भी कमी आएगी। आज समझ में, इसीलिए जो साइंटिस्ट लोग जो होते हैं उनको पता है कि अगर हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का यूज करेंगे, तो जैसे ही वॉल्यूम बदलेगा तो इसमें प्रेजेंस वाटर वेपर्स की मात्रा भी परिवर्तित होएगी, बदलाव होएगा। सो इसीलिए जो साइंटिस्ट जो लोग होते हैं, वैज्ञानिक जो लोग होते हैं, वो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का चेंज नहीं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का प्रयोग नहीं करते हैं वाटर वेपर्स की मात्रा को मेजरमेंट करने के लिए इन द एयर। वो यूज करते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। क्या यूज करते हैं, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, या अभी कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं, अभी इम्पोर्टेंट है।
देखिए, एक टर्म होता है बच्चों स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। बोलो मेरे साथ, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को क्या कहते हैं हिंदी में? विशिष्ट आर्द्रता। विशिष्ट आर्द्रता क्या होता है ये? तो 1 किलोग्राम वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं? विशिष्ट आर्द्रता। मतलब क्या है? निरपेक्ष आर्द्रता में अगर आप टेम्परेचर में परिवर्तन करोगे तो उसके वॉल्यूम में भी परिवर्तन होएगा, जिस वजह से उसमें प्रेजेंस वाटर वेपर्स में भी चेंजिंग आएगा। लेकिन स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में क्या होता है? अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर को घटा रहे हो, या वॉल्यूम को बढ़ा रहे हो या वॉल्यूम को घटा रहे हो, उसमें प्रेजेंस वाटर वेपर्स तो सेम ही रहेगा। मतलब समझिएगा ध्यान से, ये एयर है और एक ये बड़े वाला एयर हो गया, इसमें 100 ग्राम वाटर वेपर्स है। आप इसका साइज बढ़ा लीजिएगा, 100 ग्राम वाटर वेपर्स ही तो रहेगा। तो कहा जा सकता है बच्चों की विशिष्ट आर्द्रता में, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में आयतन में परिवर्तित करने पर उसके उसमें उपस्थित जलवाष्प की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कब तक? जब तक उसके तापमान में वृद्धि कर वाष्पीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से अत्यधिक जलवाष्प की मात्रा का प्रवेश न कराया जाए, तब तक उसमें उपस्थित वाटर वेपर्स की मात्रा में कोई भी कमी या वृद्धि नहीं होगी। क्या मैं आपको समझा पाया हूँ? एक बार वो ध्यान से समझिएगा क्या होता है। देखो, स्पेसिफिक जो ह्यूमिडिटी होता है इसका मतलब क्या है कि प्रति किलो आर्द्र वायु में, आर्द्र वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा। अब इसमें कहीं पर वॉल्यूम टर्म आया? नहीं आया। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? किलोग्राम पर किलो। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या है? किलो अपॉन में किलोग्राम। समझ में आया बात? समझ में आई बात? ठीक है। सो स्पेसिफिक जो ह्यूमिडिटी होती है ये डिपेंड नहीं करती है कि आप वॉल्यूम को बढ़ाओ या वॉल्यूम को घटाओ। इट डजंट डिपेंड, इट डजंट मैटर। ये किस पर डिपेंड करती है? आप अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो और टेम्परेचर की बढ़ाने की प्रक्रिया में इवेपोरेशन के माध्यम से अतिरिक्त वाटर वेपर्स डाल देते हो, तभी इस एयर में जो प्रेजेंट जो वाटर वेपर्स होते हैं उसमें वृद्धि हो सकती है। या एयर जब ठंडी होती है, ठंडे होने के क्रम में उसमें वाटर वेपर्स को निकाला जाता है, तो उस सिचुएशन में इसमें वाटर वेपर्स में कमी हो सकती है। क्या आप समझ पाएंगे? पक्का एक बार वो समझने का प्रयास कीजिए। स्पेसिफिक हो, मैं भी बता देता हूँ। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को, जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है, जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है उसका फॉर्मूला क्या होता है? वाटर वेपर अपॉन में वॉल्यूम। इसका और इसका कैसा रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, लेकिन उसमें कोई भी वॉल्यूम ही नहीं है। मतलब कि एयर का पार्शल है, इस एयर के पार्शल में 100 ग्राम वाटर वेपर्स है। बड़ा एयर ले लीजिए, क्या होगा? क्या ये आधा थोड़ी हो जाएगा? वाटर वेपर्स तो उतने ही रहेंगे। अब जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएगा इसके वॉल्यूम में घट मतलब कि वॉल्यूम में वृद्धि हो या कमी हो, इसमें जो प्रेजेंट वाटर वेपर्स में तो कमी नहीं होगी। लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा उसमें एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी, जिस वजह से उसमें उस एयर में प्रेजेंट वाटर वेपर्स में भी कमी आ जाएगी। समझ में आ गई बात? अगर नहीं आई तो आप दोबारा से वीडियो करके देखना, थोड़ा सा हार्ड कॉन्सेप्ट है, ठीक है? एक बार में समझ में नहीं आएगा। अब हम समझते हैं बच्चों, एक टर्मिनोलॉजी है ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। किसको समझते हैं हम? ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। ध्यान से समझते हैं, अच्छे से समझते हैं। ह्यूमिडिटी
कैपेसिटी को हम बोलते हैं आर्द्रता सामर्थ्य। आर्द्रता सामर्थ्य क्या होता है ये आर्द्रता सामर्थ्य? सिंपल सी लैंग्वेज में किसी भी वायु में वो क्षमता जलवाष्प को धारण करने की क्षमता को हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। इसके नाम से स्पष्ट है, वो कैपेसिटी किसी भी एयर में वो कैपेसिटी जो ह्यूमिडिटी को धारण कर सके, जो ह्यूमिडिटी को अपने पास रख सके, उसको बोलते हैं बच्चों हम ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, आर्द्रता सामर्थ्य। क्या मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ कि जलवाष्प, सिंपल सी डेफिनेशन लिखते हैं, जलवाष्प को धारण करने की अक्षमता को आर्द्रता सामर्थ्य कहते हैं। आर्द्रता सामर्थ्य कहते हैं वाटर वेपर्स को धारण करने की क्षमता को आर्द्रता सामर्थ्य। अब आप खुद बताओ, एक शुष्क एयर है, ड्राई एयर है, ड्राई एयर में ज्यादा वाटर वेपर्स आएंगे या वेट एयर में ज्यादा वाटर वेपर्स आएंगे? सामान्य सी बात है, जो ड्राई एयर है उसमें ज्यादा वाटर वेपर्स आएंगे, जो वेट एयर है उसमें वाटर वेपर्स क्या आएंगे, कम आएंगे। तो हम कह सकते हैं बच्चों, क्या जो ड्राई एयर होती है, जो ड्राई एयर होती है उसकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है किसके कंपैरेटिवली, वेट एयर के कंपैरेटिवली, क्योंकि वेट एयर में ह्यूमिडिटी की मात्रा ज़्यादा होती है इसकी कंपैरेटिवली। बात स्पष्ट हुई? ठीक है। अब जो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी होती है ये किस पर निर्भर करती है, ये तापमान पर डिपेंड करती है। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कैपेसिटी में बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑब्वियस है कि ह्यूमिडिटी कैपेसिटी भी बढ़ेगी, अगर टेम्परेचर कम होएगा तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी भी कम होगी। आप इस परिभाषा को लिख लेना और याद कर लेना। देखिए मैंने क्या कहा, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, मतलब टेम्परेचर इंक्रीजमेंट तो ह्यूमिडिटी इंक्रीजमेंट ज़्यादा होएगा, जिस वजह से ये जलवाष्प को, वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब कर पाएगी, वाटर वेपर्स को ज़्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब कर पाएगी। बात समझ में? ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि वो ड्राई एयर होगी, और ड्राई एयर में नॉर्मल एयर के कंपैरेटिवली वाटर वेपर्स कम होते हैं, सो इसीलिए ज़्यादा मात्रा में वाटर वेपर्स को क्या कर सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती है। अगर हम टेम्परेचर में कमी करेंगे तो ऑब्वियस है कि उसकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी भी कम होएगी, जिससे वो वाटर वेपर्स को कम एब्जॉर्ब कर पाती है। इसीलिए देखना बच्चों, जो गर्मियाँ होती है, गर्मी में शुष्क एयर होती है हमारे आसपास, अधिकतर समय ड्राई एयर होती है, इस वजह से कोई भी गीली चीज जो होती है वो आसानी से सूख जाती है। क्यों? क्योंकि आसपास की जो एयर होती है वो बिल्कुल ही ड्राई है और हमारा कपड़ा क्या है, गीला है, तो कपड़े से, कपड़े में जो वाटर वेपर्स होते हैं वो ड्राई एयर की तरफ ट्रांसफर होते हैं, जिस वजह से वो कपड़ा जो होता है जल्दी सूख जाता है। अब सर्दियाँ ले लीजिएगा, सर्दियों में वैसे ही एयर में जलवाष्प की मात्रा सामान्य रूप से अत्यधिक मात्रा में रहती है, इस वजह से जो वाटर, जो कपड़े में जो आर्द्रता होती है वो वाटर वेपर्स में इजीली ट्रांसफर नहीं हो पाती है, जिस वजह से सर्दियों में कपड़े लेट सूखते हैं गर्मियों की तुलना में। ये सामान्य सी फिलोसफी है। आप ह्यूमिडिटी कैपेसिटी भी समझ गए हैं, चलिए ठीक है। इस पर डिपेंड करेगी टेम्परेचर पर, सो सिंपल। अब एक लास्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों, उसको बोलते हैं बच्चों हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी। बोलो मेरे साथ, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों हम सापेक्षिक आर्द्रता। क्या कहते हैं? सापेक्षिक
आर्द्रता क्या होता है? सापेक्षिक जो आर्द्रता होती है, ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिटी कैपेसिटी के रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव ह्यूमिडिटी। टेक्निकल वर्ड में या परिभाषा लिखने के लिए, अगर आपको परिभाषा लिखनी है तो परिभाषा को बाद में सीखेंगे, पहले इसका फॉर्मूला सीखते हैं। जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो इक्वल टू होती है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिटी कैपेसिटी इनटू में 100। अब ध्यान से समझिएगा, समझने योग्य बात है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या होती है? किसी भी वायु में जल वाष्प को धारण करने की एक क्षमता, एबिलिटी कितनी है, उसको बोलते हैं बच्चों ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का मतलब है कि वायु में कितनी मात्रा में वाटर वेपर्स है। बात समझे? क्या समझे आप? कि भाई एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कैपेसिटी मतलब मेरे पास एक एयर का पार्शल है, इस एयर की पार्शल में कितने वाटर वेपर्स आ सकते हैं, ये तो शो करता है आपका ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। और वर्तमान में अभी एयर में कितनी मात्रा में वाटर वेपर्स है, इसके अनुपात को बोलते हैं हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी। आप समझिए, एग्जांपल से समझते हैं भैया। लेट्स सपोज कि ये एयर है और इस एयर की हमें पता है कि ह्यूमिडिटी कैपेसिटी 100 ग्राम है भैया, कि इसमें 100 ग्राम जो है वाटर मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं। लेकिन इसकी जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है वो 50 ग्राम है, मतलब कि इसमें से 50 ग्राम जो है वाटर वेपर्स है, और ये जो 50 ग्राम जो खाली है वो इसमें वाटर वेपर्स नहीं है। अब हम इसके एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी निकालनी होगी तो कैसे निकाल लेंगे? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई 100, इसमें 100, तो मतलब 50 ग्राम में इसमें एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मतलब है कि इस वायु में 50 ग्राम और जल वाष्प आ सकते हैं। बात क्लियर है? अगर इस एयर में 50 ग्राम और जल वाष्प हम ले आते हैं तो इसकी जो ह्यूमिडिटी हो जाती है बच्चों 100 हो जाती है। क्या हो जाती है? 100। जब किसी भी एयर की रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100 या उससे अधिक हो जाती है तो उस वायु को बोलते हैं हम सैचुरेटेड एयर, संतृप्त वायु। जिस वायु में जिस वायु में रिलेटिव ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिटी कैपेसिटी समान हो जाती है, या हाँ, रिलेटिव ह्यूमिडिटी या एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बोले अगर एक समान हो जाती है तो उस सिचुएशन को बोलते हैं हम सैचुरेटेड एयर। सिंपल सी बात है। आपको ये बात समझ में आई? अभी मैं समझाता हूँ आपको इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कब बढ़ेगी? जब इसमें वाटर वेपर ज्यादा होंगे, जब इसमें वाटर वेपर्स ज्यादा होंगे। वाटर वेपर्स ज्यादा कब होंगे? मैं सिंपल सी लैंग्वेज समझो इसको सिंपल से सिंपल वे में समझते हैं। देखो बच्चों, हमें पता है ह्यूमिडिटी कैपेसिटी और टेम्परेचर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ह्यूमिड टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी भी क्या होती है? बढ़ती है। हम आप याद करो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इक्वल टू एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अपॉन में ह्यूमिडिटी कैपेसिटी इनटू में 100। अब जैसे ह्यूमिडिटी कैपेसिटी इंक्रीज होता है तो उस सिचुएशन में जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। मतलब मोटा मोटा हम कह सकते हैं कि उसमें उस एयर में जो वाटर वेपर्स की मात्रा क्या हो गई? कम हो गई। लेकिन जैसे ही हम ह्यूमिडिटी कैपेसिटी में कमी करते हैं, मतलब तो टेम्परेचर भी कम होएगा। अगर ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम हो जाएगी तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी बढ़ेगी और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में भी क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। बात क्लियर है? बात पता लगी है या नहीं लगी है? अब ध्यान से समझिएगा। ह्यूमिडिटी कैपेसिटी का मतलब है कि उस एयर में कितने वो जल वाष्प की मात्रा की धारण करने की क्षमता है। जैसे कि ये एयर है, मैं मान लेता हूँ उसमें 100 ग्राम जल वाष्प की धारण करने की क्षमता है, ठीक है। और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या बताती है कि इसमें प्रेजेंस वाटर वेपर्स कितने हैं, तो इसमें मैं कहता हूँ 50 है। बात क्लियर होगी? और हम 50 को, अब ध्यान से समझिए, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ,
इस एयर की ह्यूमिडिटी कैपेसिटी का मतलब है कि वो वायु जिसमें जल धारण करने की जलवाष्प धारण करने की क्षमता है। तो मैंने मान लिया इसकी 100 ग्राम है, 100 ग्राम इसकी क्या है, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है। और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कितनी है इसमें, 50 ग्राम है। ठीक है, तो इसमें और कितने, 100 क्षमता है, 50 है, तो 50 आने की और संभावना है। तो इसमें 50 कैसे आएंगे, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को कांस्टेंट रखता हूँ, इसको अगर मैं कांस्टेंट रखता हूँ, तो अगर मैं उस एयर में वाटर वेपर्स की मात्रा को बढ़ाऊं तो उसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मैंने जो है क्या किया, इसकी जो क्षमता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी को 100 रखा और कहीं से 50 ग्राम और मैंने इसमें वाटर वेपर्स ला दिया, तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, इसकी जो वायु धारण करने की क्षमता थी वो ज्यादा हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड एयर। अभी हमारे पास क्या अनसैचुरेटेड एयर है। पहले दो शब्दावली समझिएगा, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड एयर क्या होता है, जिसमें रिलेटिव, जिसमें ह्यूमिडिटी कैपेसिटी ज़्यादा हो इसकी तुलना में, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की तुलना में। इसका मतलब समझ पाए, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है कि भैया जी उस एयर में जलवाष्प को धारण करने की क्षमता कितनी है। ठीक है, और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या है कि उस एयर में प्रेजेंस वाटर वेपर्स कितने हैं। जब क्षमता ज्यादा होती है किसी भी एयर में, किसी भी वायु में जलवाष्प धारण करने की क्षमता ज्यादा होती है निरपेक्ष आर्द्रता से, तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं बच्चों अनसैचुरेटेड एयर। इसको क्या कहेंगे हम, अनसैचुरेटेड एयर। अब खुद ही कॉमन सेंस लगाओ, जैसे कि इस एयर के पार्शियल में जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी वो शो है, लेकिन इसमें प्रेजेंट जो वाटर वेपर है कितनी हो, 50 है, मतलब 50 और आने की संभावना है। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों अनसैचुरेटेड एयर। क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड एयर। इसको बोलते हैं बच्चों असंतृप्त वायु, असंतृप्त वायु। ठीक है, जब किसी भी वायु में अगर जलवाष्प धारण करने की क्षमता के बराबर उसमें जलवाष्प आ जाते हैं, तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं संतृप्त, उस वायु को हम बोलते हैं संतृप्त वायु। जिस वायु में अपने वायु के जलवाष्प धारण करने की क्षमता से कम जलवाष्प होते हैं, तो उसको बोलते हैं बच्चों हम अनसैचुरेटेड एयर। क्या आप इन दो कॉन्सेप्ट को समझे। जैसे कि सपोज कीजिए यहाँ पर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कितनी है, 50 है, तो मैं कहीं से 50 ग्राम इसमें ले आता हूँ, तो जिस वजह से ये क्या हो जाता है, कूल हो जाता है। जब मेरे पास ह्यूमिडिटी कैपेसिटी मतलब कि वायु की जल धारण करने की क्षमता और उसमें उपस्थित जलवाष्प यानी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जब एक समान हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं बच्चों हम सैचुरेटेड एयर। सैचुरेटेड एयर, जब एयर सैचुरेटेड हो जाती है, जिस देखो जिस टेम्परेचर पर कोई भी एयर सैचुरेटेड हो जाती है, तो उस टेम्परेचर को बोलते हैं बच्चों ड्यू पॉइंट या हिमांक, जिसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। अब ध्यान से समझिए, कोई भी वायु है, जब वायु अपवर्ड डायरेक्शन में होती है, जब वायु का अपलिफ्टमेंट होता है, अपलिफ्टमेंट का मतलब है कि अवरोहण होता है, अवरोहण का मतलब अधोमुखी, जब वो वायु ऊपर उठती है, जैसे ही वायु ऊपर उठेगी तो उसके तापमान में क्या आएगी, कमी आएगी। तापमान में क्या आएगी, कमी आएगी। टेम्परेचर में कमी आने से उसकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में क्या आएगी, कमी आएगी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में कमी आने का मतलब है कि उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगा मतलब है कि उसमें एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, मतलब है कि उसमें जलवाष्प की मात्रा में क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, और एक ऐसी संभावना आएगी जिसमें उसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता और उसमें उपस्थित जलवाष्प की मात्रा एक समान हो जाती है, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं हम सैचुरेटेड एयर। ठीक है, और ये कौन सी सरफेस पर होती है, कंडेंसेशन एक सरफेस होता है उस पर होती है, जिससे संघनन की प्रक्रिया में जिस तापमान पर, जिस टेम्परेचर पर कोई भी वायु सैचुरेटेड होती है, उस टेम्परेचर को बोलते हैं हम ड्यू पॉइंट बोलते हैं, हिमांक बिंदु बोलते हैं। अगर हिमांक बिंदु का मान अगर 0 से अधिक है, तो जो एयर होगी वो वाटर के फॉर्म में होगी। अगर उस ड्यू पॉइंट का जो वैल्यू है अगर वो 0 से क्या है, कम है या 0 है, तो वायु जो होती है वो ओलो के रूप में होती है, जिसकी चर्चा हम प्रेसिपिटेशन यानी वर्षण वाले टॉपिक में करेंगे। तो ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, आ गई, आपको ये ज्ञात हो गया। चलिए
अब मैं आपको इसके रिलेटिव ह्यूमिडिटी की क्या बताता हूँ, महत्व बताता हूँ। अब ध्यान से समझ, एक बार एक कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं। जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होती है तब क्या आती है, वर्षा होती है। क्या आती है, वर्षा होती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है, वर्षा होती है। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी जिस टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का 100% होने का मतलब है कि वो एयर सैचुरेटेड होगी। जिस टेम्परेचर पर एयर क्या होती है, सैचुरेटेड होती है, उस टेम्परेचर को बोलते हैं बच्चों ड्यू पॉइंट। क्या बोलते हैं, ड्यू पॉइंट, यानी हिमांक बिंदु। उषांक, एक्सट्रीमली सॉरी, उषांक बिंदु। उषांक बिंदु, अगर ये आपका उषांक बिंदु अगर आपका 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तो वर्षा किस में होती है, पोलो में होती है। अगर ये टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक है तो वर्षा किस में होती है, पानी की बूंद के रूप में होती है। समझे, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं बच्चों, एक और जैसे ये आपकी क्या बच्चों, सरफेस है। क्या है, ये आपकी सरफेस है। समझे, ये आप तो वाटर मान लेते, थोड़ा बहुत वाटर सरफेस ले लेते। लो, अब तो पूछो, ये आपकी वाटर सरफेस है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, इवेपोरेशन के दर में जो वायु होती है वो गर्म होकर ऊपर उठती है। ऊपर उठती है तो वायु क्या होती है, ठंडी होती है। ठंडी होने से क्या होता है कि उसकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी में क्या होती है, कमी होती है। अब जैसे जैसे वायु ठंडी होएगी तो एक निश्चित समय के बाद जो ये वायु वाटर वेपर्स होते हैं किसमें बदल जाएंगे, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और यही वाटर वेपर्स हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उन पर बैठने लगेंगे, और उन पर बैठने से क्लाउड्स की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है। अब जैसे जैसे हवाएं ठंडी होगी तो हवाएं ठंडी होकर किसमें परिवर्तित होगी, वाटर वेपर्स में जाएगी। अब जिस टेम्परेचर पर जो वायु है, जिस टेम्परेचर जो वायु है वो वाटर वेपर से वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, तो उस एयर को उस टेम्परेचर उस एयर को बोलते हैं सैचुरेटेड एयर। ठीक है। उस एयर को सैचुरेटेड एयर, और जिस टेम्परेचर पर होती है उसको हम बोलते हैं ड्यू पॉइंट, उष्णांक बिंदु। समझ में आ गया तो ठीक है। अदरवाइज जब मैं पेंसिपिटेशन वाली वीडियो पर विस्तार से चर्चा करूंगा वहां पर भी ये टर्मिनोलॉजी आएगी तो हम वहां पर भी डिस्कस कर लेंगे। आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है। अब हम समझ लेते हैं कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, जो सापेक्षिक आर्द्रता होती है, इसके महत्व क्या क्या होते हैं। अब हम इसके महत्व पर चर्चा करते हैं, इम्पोर्टेंस पर। इसका इम्पोर्टेंस कहाँ है, इम्पोर्टेंस देखिए, एक तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वजह से क्या होती है, वर्षा होती है। जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100 हो जाती है, 100 का मतलब है कि उस वायु के जलवाष्प धारण करने की क्षमता जितनी थी और उसमें उसी की क्षमता के अनुसार उसमें उतने ही जलवाष्प आ जाते हैं। उस सिचुएशन को हम बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। प्लस होती है वर्षा होने की संभावना है, वर्षा होती है जब अतिरिक्त 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 मात्रा में जलवाष्प आ जाते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी की कंडीशन में क्यों होगा भैया जी, अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी नहीं है तो ड्राई की सिचुएशन होगी, सूखेपन की। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी जरूरत से ज़्यादा है तो उमस की सिचुएशन होगी, उमस में। जैसे अब आप देख लेना जुलाई अगस्त का जो महीना आएगा, वाटर वेपर्स रहता है, उमस सी रहती है उसमें, तो यही सिचुएशन है। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी का यूज कहाँ होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का यूज जो होता है कृषि क्षेत्र में होता है, कि हम किसी भी चीज़ की पैकिंग वगैरह करते हैं, पैकिंग, इसमें इसका यूज होता है। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो जो पैकिंग करने वाली जो गुड्स होती है वो ज़्यादा, उन पर भी दुष्प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है। और मानव हेल्थ के लिए जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए वो 60% से कम होनी चाहिए। अगर इससे अत्यधिक हो जाती है तो ह्यूमन हेल्थ पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं। तो ये इसके इम्पोर्टेंस पे चर्चा की हमने। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट वीडियो में हम जियोग्राफी से रिलेटेड टॉपिक पर ही चर्चा करेंगे। हमारा टॉपिक नेक्स्ट कंडेंसेशन भी
और प्रेसिपिटेशन भी उम्मीद करेंगे कि एक ही वीडियो में कवर हो, नहीं तो अलग-अलग वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे। थैंक यू मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।